चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मी अल्बान रज़ा, ये फैसिलिटेटर फॉर F4। और आज हम क्यों मौजूद हैं जी, आज हम अपना ओरिएंटेशन सेशन के लिए मौजूद हैं फॉर द बैच ऑफ फरवरी। अच्छा जी, आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा ये F4 बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ के अंदर क्या क्या कंटेंट आता है, किस तरीके से पेपर बनता है, किस तरीके से एक बच्चा जिसने ज़िंदगी में कभी लॉ नहीं पढ़ा वो उठ के आए, मुंह धोए बैठे और अचानक से बिजनेस और कॉर्पोरेट लॉ को पढ़ना शुरू कर दे और वो 1-2 महीने के बाद उसकी तैयारी करने के बाद पेपर दे और उसे पास कर दे। आज हम उस पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी इस ओरिएंटेशन सेशन को। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। आई एम अल्बान रज़ा, योर फैसिलिटेटर। अच्छा जी, आई विल बी टीचिंग यू दिस कोर्स। और हमारे कोर्स का पैटर्न क्या होगा, हमारे कोर्स का पैटर्न बिल्कुल रिकॉर्डेड होगा। आप KNS में एडमिशन लेंगे, आप मेरे कोर्स में इनरोल होंगे। जब आप मेरे कोर्स में इनरोल होंगे तो आपको किस चीज़ का एक्सेस दिया जाएगा, आपको पोर्टल का एक्सेस दिया जाएगा। तो जी पोर्टल के अंदर आपको क्या क्या दस्तियाब होगा। पोर्टल के अंदर आपको सबसे पहले मिलेंगे आपके लेक्चर्स। अच्छा जी, लेक्चर्स आपको मिलेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है जी, हमें सबसे पहले पोर्टल में मिलेंगे लेक्चर्स। कितने लेक्चर्स होंगे जी, ये लेक्चर्स आपके होंगे अराउंड 40 to 45 आवर्स के। कितने लेक्चर्स होंगे इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उन लेक्चर्स की टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी। लेक्चर्स की टोटल ड्यूरेशन होगी अराउंड 40 to 45 आवर्स, जिसके अंदर आपका कोर्स पूरा कंप्लीट होगा। सर जो ये लेक्चर्स की ड्यूरेशन होगी इसके अंदर क्या क्या कवर होगा। इन लेक्चर्स के अंदर आपके पास सबसे पहले आपका कंटेंट कवर होगा। कंटेंट के अंदर आपके तमाम टॉपिक्स, तमाम चैप्टर्स इसके अंदर कवर होंगे। उसके साथ साथ आपकी इसके इन लेक्चर्स के अंदर आपको किट्स भी सॉल्व करवाई जाएंगी। किट्स कौन कौन सी सॉल्व करवाई जाएंगी, किट्स आपकी वही सदाबहार 2 किट्स आपको सॉल्व करवाई जाएंगी जो आपको सॉल्व करने में मज़ा आता है। एक है आपकी BPP की किट और एक है आपकी कैप्लान की किट। ठीक है जी, ये 2 किट्स आपको सॉल्व करवाई जाएंगी। इसके साथ साथ आपको पूरा कंटेंट भी कवर करवाया जाएगा इस पूरे कितने ड्यूरेशन में जी, ये हम 40 to 45 आवर्स के ड्यूरेशन के अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत आराम से कवर करेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमें क्या दिया जाएगा, इसके साथ साथ हमें लेक्चर्स के अंदर, इसके साथ साथ हमें पोर्टल मिला, हमें लेक्चर्स मिले, इसी के साथ हमें समरीज दी जाएंगी। और क्या क्या दिया जाएगा, हमें मॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और क्या क्या दिया जाएगा, और उसके साथ साथ हमें टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जो हमारे वीकली मंथली जो भी हम टेस्ट, हर चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं 10 MCQs 15 MCQs के लिए जस्ट फॉर योर रिवीजन हम वो टेस्ट तैयार करते हैं, वो भी आपको पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। और क्या क्या दिया जाएगा, उसके साथ साथ हैंड आउट्स या नोट्स, मेरे अपने बनाए हुए हैंड आउट्स या नोट्स भी आपके अवेलेबल होंगे फॉर सम स्पेसिफिक टॉपिक जो कि बुक से कवर करना इज डिफिकल्ट। और अगर सर ये चीज़ें हम पोर्टल में नहीं चाहते, ये चीज़ें हम चाहते हैं हम बहुत इजीली एक्सेस कर लें, पोर्टल में हमें एक एक करके डाउनलोड करना पड़ेगा, कभी चले ना चले, कभी हमें मिले ना मिले, सर कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ से हमें ये चीज़ आसानी से मिल जाए, तो उसके लिए भी सोल्यूशन है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, समरीज, मॉक्स, टेस्ट, हैंडआउट्स और नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको पोर्टल के साथ साथ हमारे ग्रुप पे एक लिंक है गूगल ड्राइव का, हमारे ग्रुप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर, कौन सा ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप। जब आप एडमिशन लेंगे आपको एक व्हाट्सएप के ग्रुप में इनवाइट किया जाएगा, उसके अंदर आपको ऐड किया जाएगा। वहां पे आपको क्या मिलेगा, उस ग्रुप की आप सेटिंग ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे, ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे। वहां पे आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड होगा। उस गूगल ड्राइव के लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेस रेज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप उधर एज अ व्यूअर एक्सेस रेज करेंगे और मैं आपका एक्सेस अप्रूव करके इन सारी चीजों का कॉन्टेंट आपके पास आपकी गूगल ड्राइव के अंदर आराम से आ जाएगा, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से। ठीक है जी, उसके अंदर क्या नहीं होगा, लेक्चर्स नहीं होंगे, लेक्चर्स सब आपको पोर्टल पे मिलेंगे, बट उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं आपको गूगल ड्राइव के लिंक पे अवेलेबल होगी। ठीक है जी, ये तो हमें पता चल गया कि हमें कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी और क्या क्या चीजें हमें पोर्टल के साथ मिलेंगी। अब बात करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की जो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि जी ये जो हमारा F4 का सब्जेक्ट है ये किस मॉड्यूल में फॉल कर रहा है। ठीक है जी, ACCA का हमें पता है एक मॉड्यूल सिस्टम है। जब आप ECCA स्टार्ट करते हैं MA1 FA1 MA2 FA2 आप दे देते हैं, उसके बाद फिर आपका कौन सा मॉड्यूल आता है, उसके बाद फिर आपका आता है नॉलेज।
सही है जी, नॉलेज बेस्ड मॉड्यूल आपका आता है। उसके अंदर कौन से पेपर आते हैं हमारे, उसके अंदर हमारे पास आते हैं हमारे F1, F2 और हमारे पास आ जाता है F3। ठीक है जी, ये 3 हमारे पास आ जाते हैं नॉलेज के अंदर। जब आप नॉलेज से आगे बढ़ते हैं फिर आपके पास आता है अप्लाइड स्किल्स का मॉड्यूल। अप्लाइड स्किल्स का मॉड्यूल, उसके अंदर आपके पास आता है F4, F5, F6, F7 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाते हैं अप्लाइड स्किल्स का। और जब आप F9 तक के अपने अप्लाइड स्किल्स पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप चले आते हैं प्रोफेशनल के मॉड्यूल में, विच इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस राइट नाउ। मैं ये बात डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज देखें, F1 आपका क्या है, F1 आपका MCQs बेस्ड होता है, F2 भी होता है, F3 भी होता है, F4 भी होता है। क्या F5 होता है? नहीं। क्या F6 होता है? नहीं। क्या F7 होता है? नहीं। आपके पास MCQs बेस्ड कितने आते हैं? F1, F2, F3, F4, F4 तक के आपका पूरा पेपर MCQs बेस्ड होता है। F4 के अंदर भी आपके तमाम MCQs पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव पोर्शन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या कंफ्यूज कर लेते हैं, बच्चे इस बात को इस चीज से कंफ्यूज कर लेते हैं कि मेरा F1, F2, F3 और F4 ये सब एक ही मॉड्यूल के अंदर फॉल करता है, क्योंकि ये सब MCQs बेस के ऊपर टेस्ट होता है। बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं यार F1 बिजनेस है, मजा नहीं आ रहा, F2 मैनेजमेंट है, नहीं दिल कर रहा पढ़ने का, F3 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, नहीं दिल कर रहा पढ़ने का, F4 कुछ नया लग रहा है, लॉ लग रहा है, सुना है आसान है, छोटा है, वगैरह वगैरह, और बच्चे ने डायरेक्ट F4 पढ़ना शुरू कर दिया, ना किसी से पूछा ना कुछ किया, डायरेक्ट F4 पढ़ना शुरू कर दिया। और जब F4 पूरा पढ़ लिया उसके बाद सर कह रहे हैं कि सर पोर्टल पे हमें पेपर की रजिस्ट्रेशन करवानी है, बट पोर्टल के ऊपर पेपर का नाम ही नहीं आ रहा, पेपर लॉक्ड आ रहा है। पेपर लॉक्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ACC ने आपको बोला है जब तक कि आप ये नॉलेज को पूरा पास नहीं करेंगे तब तक कि आप अप्लाइड स्किल्स के पेपर नहीं दे सकते, आप तब तक के F4 का पेपर नहीं दे सकते। तो ये बेवकूफ़ी मत करिएगा कि इन तीनों को देने से पहले आप इसकी तैयारी शुरू कर दें और ये पेपर आप देने चले जाएं, क्योंकि आप नहीं दे पाएंगे। आप सबसे पहले इन तीनों को अटेम्प्ट करेंगे, F1, F2, F3 को, उसके बाद फिर यू विल मूव फॉरवर्ड फॉर F4। ठीक है जी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं हमें बेवकूफ़ समझते क्या, बट ये मैं उन्हें बता रहा हूँ, उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ये बात नहीं पता, क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चे अक्सर पूरी तैयारी कर लेते हैं जस्ट टू फाइंड आउट इन दी एंड कि वो इस पेपर के लिए एलिजिबल ही नहीं है और ये पेपर उनके लिए लॉक्ड है। ठीक है जी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस कर ली। हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ हमारा F4 का सब्जेक्ट है। हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये MCQs बेस्ड पेपर है। हमने ये डिस्कस कर लिया कि आपको पढ़ाएगा कौन, मैं पढ़ाऊंगा। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि आपको पोर्टल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हमारा लेक्चर 40 to 45 आवर्स की ड्यूरेशन का होगा। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हम लेक्चर के अंदर कॉन्टेंट और किट्स कवर करेंगे, किट्स की पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये मैं आपको अभी से कह रहा हूँ कि हम हर चैप्टर के बाद उसकी किट, दोनों किट्स बैठ के सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, मैं एक MCQs पढ़ूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने का, आप लेक्चर को पॉज करेंगे, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप अपना आंसर लिख के, अपना आंसर चूज करके फिर लेक्चर को प्ले करेंगे। उसके बाद फिर मैं अपना आंसर बताऊंगा जो कि सही आंसर होगा। फिर जो हमारे दोनों के आंसर्स होंगे, अगर वो मैच करते तो बिस्मिल्लाह अगले MCQ पे पहुंच जाएं। अगर वो दोनों आंसर मैच नहीं करते तो बैठ के फिर मेरी बात सुनिएगा कि मेरा और आपका आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा, और सही आंसर जो मैंने टिक किया है वो सही आंसर क्यों है। इस तरीके से भले मैं मुझमें और आप में बड़ी दूरी है, भले मैं एक लैपटॉप की स्क्रीन से आपको नजर आ रहा हूं, बट एक ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा जिससे आपको लगेगा आप एक क्लास के अंदर ही मौजूद है और हमारा 1-to-1 टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन चल रहा है, जस्ट टू मेक द क्लास इंटरेक्टिव एंड जस्ट टू मेक द प्रैक्टिस इंटरेस्टिंग। मैं चाहता तो मैं खुद सिर्फ कंटेंट कवर करा के आपको कम ड्यूरेशन का मंजन बेच के आपको बोलता है कि जाओ खुद सॉल्व करो और देखो मैं कितनी जल्दी पढ़ा रहा हूं। बट मुझे पता है कि जब मैं कंटेंट कवर कराऊंगा तो फिर बच्चे को जरूरत पड़ती है कि वो जब किट सॉल्व करने बैठे तो उसका उस्ताद उसके सामने हो, ताकि जब वो मैदान में उतरे और जब वो असली MCQs का सामना करे तो उसके साथ कोई हो जो उसकी हेल्प कर सके। इसलिए मैं BPP और कैपलान के MCQs, किट्स के MCQs आपको खुद सॉल्व कराता हूं, ताकि जब आप मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता ये MCQs सॉल्व करेंगे आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप पेपर के अंदर बैठ के फिर अकेले उन MCQs का सामना कर सके। चले जी,
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इस चीज़ की कि भाई ये जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट के अंदर है क्या। इस नाम के अंदर काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हैं कि ये सब्जेक्ट हमें बताता है बिजनेस और कॉर्पोरेट के वो लॉज के बारे में जो उसके अंदर ऑपरेट करता है। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि जब हम किसी स्कूल में जाते हैं, जब हम किसी जगह पे एडमिशन लेते हैं, जब हम कहीं पहुंचते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल गया, एक यूनिवर्सिटी गया, कॉलेज गया, फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज, मुझे एक रूल बुक पकड़ाई जाती है कि जनाब आप ये रूल बुक पकड़े। अब सिंस आप इस जगह पे 4-5 साल, 2 साल, 3 साल गुजारने वाले हैं, तो आपको इस जगह को पे रहने के आदाब जानना जरूरी है। यहाँ पे रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब आप इधर रह रहे हैं तो आपको इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो आप बड़ा पीसफुली गुजार लेंगे। क्या मतलब? थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी लिख लेते हैं। मैं गया यूनिवर्सिटी, मुझे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट दिन पकड़ा दी एक रूल बुक। रूल बुक के अंदर कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको मेंटेन डिसिप्लिन, ड्रेस डिसेंटली, शॉर्ट्स बनियान में नहीं आ जाना, और इसके अलावा लुक ग्रूम्ड, तमीज़ के बाल, तमीज़ का हुलिया रख के आना, ऐसे मवाली बन के मत आ जाना। इस तरह के कुछ रूल्स हमारे पास होते हैं। अब यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज आपको क्या कहता है कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपके अगले 3 साल बड़े ही सुकून में जाएंगे। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, अनफॉलो कर देते हो, आप किसी रूल की क्या करते हो, वायलेशन कर देते हो, तो उसके बाद क्या होगा? अगर आप इन रूल्स की वायलेशन कर देते हो तो फिर आपको यूनिवर्सिटी का कैंपस किसी तरह की पनिशमेंट देगा। किस तरह की पनिशमेंट दे सकता है? इट कुड बी ईदर पेनल्टी, इट कुड बी ईदर टर्मिनेशन, सही है। इस तरह की किसी भी तरह की कोई पेनल्टी दे सकता है, आपके पेरेंट्स को बुला सकता है, फाइन चार्ज कर सकता है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकता है, परमानेंटली टर्मिनेट कर सकता है, किसी भी तरह की। इट डिपेंड्स ऑन दैट रूल जो आपने हरकत की हो, या इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से अब इस एग्जाम्पल को रखते हुए सब्जेक्ट को समझने के लिए आप समझे ये यूनिवर्सिटी हमारा बिजनेस और हमारी कंपनी, किसी भी तरह का बिजनेस, किसी भी तरह की कंपनी, और ये लॉ है हमारा क्या? ये लॉ है हमारा इस बिजनेस और यूनिवर्सिटी की रूल बुक। ठीक है जी। ये सब्जेक्ट आपको बोलता है कि अगर आप एक बिजनेस और यूनिवर्सिटी के अंदर ऑपरेट करना चाह रहे हो, अगर आप एक यूनिवर्सिटी और या अगर आप किसी बिजनेस या कंपनी के अंदर ऑपरेट करना चाह रहे हो, तो देयर आर सम स्पेसिफिक लॉज दैट आर डिफाइंड बाय द स्टेट व्हिच यू हैव टू फॉलो। ठीक है जी। आपकी कंट्री, आपकी हुकूमत ने कुछ लॉज आपके लिए बनाए हैं, कुछ रेगुलेशंस आपके लिए बनाई है, विच यू नीड टू फॉलो व्हेन यू आर ऑपरेटिंग अ बिजनेस, व्हेन यू आर रनिंग अ कंपनी। मैं कोई भी कारोबार करता हूं तो उसका कोई निज़ाम बनाने के लिए, उसको कोई स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिनको मुझे फॉलो करना ज़रूरी है टू रन अ बिजनेस और टू रन अ कंपनी। दैट इज बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ। अच्छा, इस तरह की चीज़ का कभी सुना ही नहीं? क्या हमने इस तरह का कोई सब्जेक्ट पहले कभी पढ़ा है? नहीं। हमने मैथ्स पढ़ा है, हमने इंग्लिश पढ़ा है, हमने अकाउंटिंग पढ़ी, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। बट एक बहुत ही नीश तबका है ए लेवल्स का जिन्होंने लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा है। बट मैं मेजॉरिटी बेसिस के ऊपर अगर बात करूं तो किसी ने लॉ का सब्जेक्ट सही से नहीं पढ़ा, आज तक के नहीं देखा, तो सबके लिए बहुत नया है। तो क्या सर आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या ये लॉ का सब्जेक्ट, क्या आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि लॉ इज हार्ड? क्या ये लॉ का सब्जेक्ट मुश्किल है? नहीं। तो आप अगर नहीं बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि सर लॉ इज इजी। क्या ये सब्जेक्ट बहुत आसान है? मैं कह रहा हूं नहीं। मैं इस पे भी कहूंगा नो, मैं इस पे भी कहूंगा नो।
तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर क्या लॉ मुश्किल है आसान है, आप दोनों पे ही मना कर रहे हैं? मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं कि मेरे नज़दीक लॉ उस बच्चे के लिए आसान है, लॉ उस बच्चे के लिए आसान है। रिपीट माई सेल्फ अगेन, लॉ उस बच्चे के लिए आसान है जिसने पढ़ते वक्त इन 3 चीजों का ख्याल रखा। पहली चीज ग्रिप ऑन कोर कॉन्सेप्ट्स। सर हर सब्जेक्ट के अंदर ना, जब चैप्टर वाइज सब्जेक्ट होता है ना, तो हर चैप्टर के अंदर देयर आर सम कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट चैप्टर। ठीक है, अगर मैं एक टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं ना, उस टॉपिक के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसके ऊपर वो पूरा चैप्टर, वो पूरा टॉपिक रिलाई करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको उन कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप हो। अगर मैं आपको बोलूं बेटा लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, तो आप मुझे लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन के कोर कॉन्सेप्ट जबानी बता सको। जबानी कैसे? कोर कॉन्सेप्ट्स क्या कह रहे हैं कि उस सब्जेक्ट की जो बेस है, वो बेस क्या है, वो जो चैप्टर हमने बनाया है लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन का, वो चैप्टर बनाने की बेसिस क्या है, उसका मकसद क्या है, आपको वो पता हो। अगर आपको हर टॉपिक के कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप हो और उसके साथ साथ ग्रिप ऑन टर्मिनोलॉजीज, और उसके साथ साथ आपको उसके टर्मिनोलॉजीज पे, सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजीज पे एक भारी ग्रिप हो। टर्मिनोलॉजीज पे ग्रिप का मतलब भाई देखें, पेपर उर्दू में नहीं है, पेपर इंग्लिश में, पेपर क्या नॉर्मल इंग्लिश में नहीं, पेपर एक मुश्किल इंग्लिश में आएगा। क्यों? क्योंकि लॉ का पेपर है, लॉ की एक स्पेसिफाइड, लॉ एक फॉर्मल प्रोफेशन है, इसकी एक फॉर्मल लैंग्वेज है जिसके ऊपर कुछ जो आपकी नॉर्मल रूटीन की इंग्लिश से थोड़ी अलग है। इसके अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगे, इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद आप अपनी नॉर्मल वोकैबुलरी में यूज नहीं करते होंगे। तो जब आप पहली दफा वो पढ़ होंगे तो आपको जरूर आपको थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम उन वर्ड्स को रिप्लेस करके कोई आसान वर्ड लगा देंगे ताकि आपको कभी पता ही ना चलेगा कोई मुश्किल वर्ड एग्जिस्ट करता हो। ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि आपके साथ धोखा होगा। हम उन मुश्किल वर्ड्स के साथ ही पढ़ेंगे, हम उन मुश्किल टर्मिनोलॉजीज के साथ ही पढ़ेंगे, और हम साथ मिलके उन मुश्किल टर्मिनोलॉजीज को क्रैक करके उन्हें उनके आसान मीनिंग, उनके आसान वर्ड्स आपके सामने रखेंगे। बट हमें याद कौन से करने हैं? हमें जहन में वो मुश्किल वर्ड्स ही करने हैं, बट उन याद करने के लिए हमें हेल्प कौन करेगा? वो आसान वर्ड्स करेंगे। समझ रहे हैं? मैं आपको आसान मीनिंग बताऊंगा, मैं आपको आसान मतलब बताऊंगा, मैं आपको आसान रिप्लेसमेंट बताऊंगा उस वर्ड की, बट आप उस रिप्लेसमेंट को याद नहीं रखेंगे। आप याद क्या रखेंगे? वो एक्चुअल वर्ड ही, वो एक्चुअल टर्मिनोलॉजी याद करेंगे। बट उसको याद करने की सपोर्ट क्या बनेगी? वो उसका आसान मतलब। ठीक है, अगर मेरे पास कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप हो और उसके साथ साथ मेरे पास टर्मिनोलॉजीज पे ग्रिप हो, और उसके साथ साथ एक और चीज, इन दोनों चीजों के अलावा ग्रिप ऑन इंग्लिश, मुनासिब मेरा हाथ अच्छा इंग्लिश में भी होना चाहिए। मैं ही नहीं कह रहा कि आप स्टोरी टेलर बन जाओ, आप शेक्सपियर वाली इंग्लिश ले आओ, नहीं। मैं आपको कह रहा हूं आपको मुनासिब इंग्लिश आनी चाहिए, सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए नहीं, ACCA के हर सब्जेक्ट के लिए। UK बेस्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। सवाल आपको प्लेट में रख के नहीं देगा, घुमाएगा। घुमाने के भी तरीके हैं, कभी कभार कॉन्सेप्ट में घुमाएगा, कभी कभार लफ्जों में घुमाएगा। कॉन्सेप्ट में घुमाएगा तो शायद बंदा पकड़ ले, लेकिन जब लफ्जों में घुमाने आएगा ना, उसके लिए आपको इस चीज की अशद जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज ग्रिप ऑन इंग्लिश। ग्रिप ऑन इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे? ग्रिप ऑन इंग्लिश के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम जब लेक्चर देखेंगे और जब हम पढ़ेंगे तो हम अपनी वोकैबुलरीज बेहतर करेंगे। हम सर के साथ साथ रीडिंग करेंगे। हम सर के रीडिंग के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, हम उनके साथ साथ रीडिंग करेंगे और हम अपने उनके मीनिंग्स को नोट डाउन करते रहेंगे ताकि हमारे लिए वो इंग्लिश आसान होती रहे। और कोर्स के एंड में आपकी जो बुक है ACCA की, BPB की बुक जो हम फॉलो करने वाले हैं, वो एक बुक नहीं, एक इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी बन जाए। और आपको वो बुक इतनी अच्छे से समझ आ जाए, कोर्स के एंड में आपको वो बुक इतनी अच्छे से ग्रिप में आ जाए कि ना वो सिर्फ बुक आपको ग्रिप में आ जाए, आपको उसके अंदर की सारी इंग्लिश भी ग्रिप में आ जाए। क्योंकि जब वो सवाल बनाएगा ना, वो केसेस बनाएगा और उन केसेस के अंदर वो कुछ भी नहीं करेगा,
वो आपको इंग्लिश में घुमाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप इंग्लिश में फंसोगे, तो इस वजह से आपको इंग्लिश में नहीं फंसना। बड़ी ही शर्म की बात होगी कि एक बंदे का लॉ इतना अच्छा है लेकिन सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से, इंग्लिश पे वीक ग्रिप की वजह से उसका पेपर फेल हो जाए। इसीलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखें। आगे जाके ऐसे ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स और भी आएंगे, ऑडिट आएगा, AAA आएगा, SBL आएगा, बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स आने वाले, तो उसके लिए अभी से इंग्लिश की ग्रिप अपने हाथ में रखें। एंड F4 शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड शुड बी अ हाई टाइम यू रियलाइज कि अब आपको अपनी इंग्लिश के ऊपर अच्छा काम करना है इफ यू वांना एक्सेल इन दिस क्वालिफिकेशन। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या बात की, हमने बात की कि हमारे 3 चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें या तो लॉ आसान लगेगा या मुश्किल लगेगा। अगर तो मेरी कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप है, अगर मेरी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर ग्रिप है और अगर मेरी मुनासिब ग्रिप इंग्लिश के ऊपर है, तो मुझे सब्जेक्ट क्या मुश्किल लगेगा? नहीं लगेगा, मुझे सब्जेक्ट आसान लगेगा। बट अगर इन तीनों चीजों में मैं हाथ मेरे ठंडे पड़े हुए हैं और मेरी इन तीनों चीजों के ऊपर कोई ग्रिप नहीं है, तो मुझे लॉ मुश्किल लगेगा। सही है जी। तो जब आप इस लेक्चर्स लेना स्टार्ट करें, जब आप इस कोर्स की शुरुआत करें, तो फिर आप इस चीज का खास ख्याल रखें कि मुझे इन 3 चीजों के ऊपर अपनी ग्रिप रखनी है। ठीक है जी, हमें पता चल गया कि भाई इस कोर्स को पढ़ने के लिए कौन से एलिमेंट्स जरूरी है। अब हम आते हैं इस बात के ऊपर कि इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। ये हमारे पास आ गया इस पूरे कोर्स का आउटलाइन कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले, क्या होने वाले। ये 60 to 70 आवर्स मेरी पहले अजम्पशन थी कि जब हम ये कोर्स रिकॉर्ड करवा रहे थे तो मुझे था कि इतना कोर्स खिंच जाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह सारी कवरेज हमारी 40 to 45 आवर्स में हो गई, जिसकी वजह से हम एक बहुत ही अच्छा कंसाइज एक्यूमुलेटेड, बहुत ही कोई संदेह सब एक साथ चीजें हम जमा करके हमने एक बहुत ही कोई एफिशिएंट कोर्स आपके लिए तैयार कर दिया विद इन जस्ट 40 to 45 आवर्स, और हमें 60 to 70 आवर्स ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरा गोल भी यही था कि इतना ज्यादा इस टॉपिक को ड्रैग नहीं करना, क्योंकि नॉर्मली हर बच्चे का ये होता है कि यार F4 उठाओ महीने में दे दो, F4 उठाओ 1.5 महीने में दे दो, F4 उठाओ 2 महीने में दे दो। हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 15-20 दिन के अंदर लेक्चर्स देख के पेपर निकाले, और पेपर ऐसे नहीं निकाले कि सर 51 पे पास, 52 पे पास, नहीं नहीं नहीं, पेपर ऐसे निकाले सर 75 पे पास, 60। आप ये KNS के पेज पे भी देख सकते हैं, आप मुझे बोलेंगे मैं उनके रिजल्ट कार्ड भी आपको भेज दूंगा। ऐसे भी है, क्यों? क्योंकि 40 to 45 आवर्स इज नॉट जस्ट कि मैं आया बैठा मैंने बोल दिया और मैं चला गया। इट इज अ प्योर कंपाइलेशन ऑफ एवरीथिंग। मैंने समझाया भी, मैंने एग्जांपल्स भी दी, मैंने उसके बीच में आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाए भी, खुद रीड किया, और उसके साथ साथ मैंने हर टॉपिक की किट भी सॉल्व करवाई। तो अगर एक बंदा फुल कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ ये 40 से 45 घंटे के लेक्चर भी देख रहा है ना, तो मैं उसके बाद कह सकता हूं कि वो आखिरी लेक्चर देख के एक दिन में रिवाइज करके अगले दिन पेपर देने चला जाए, उसका पेपर निकल जाएगा, अगर वो बिल्कुल कान खोल के और दिमाग खोल के वो लेक्चर्स देख रहा है। ठीक है जी। अच्छा, बात करते हैं कोर्स के ऊपर। कोर्स में हमारे पास क्या क्या आ रहा है? कोर्स में हमारे पास आ रहा है सबसे पहले द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लीगल सिस्टम। जो हमारा एक लॉ का निज़ाम बना है उसके ज़रूरी एलिमेंट्स क्या क्या है। ठीक है जी, इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर की ड्यूरेशन क्या होगी? 6 से 8 घंटे लगेंगे इस चैप्टर को कवर करने में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि नेचर, पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ क्या है। भाई लॉ का नेचर क्या है, लॉ के आने का मकसद क्या है, कितनी तरह के लॉज हमारे पास मौजूद है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है, कॉमन लॉ, स्टैच्यू लॉ। उसके बाद फिर हम कोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। हमें पता है कोर्ट्स होती हैं, हमें पता है डिफरेंट तरह की कोर्ट्स होती है, सिटी कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। हमने हर तरह की कोर्ट के बारे में सुना है, क्या होती है, क्यों होती है, कैसे ऑपरेट करती है, हायरार्की चलती कैसे, ऊपर कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, नीचे कौन है, जो टॉप पे वो टॉप पे क्यों है, जो सबसे नीचे है वो नीचे क्यों है। इस सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, और इस चैप्टर के एंड तक के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा कोर्ट का सिस्टम कैसे चलता है। इसके बाद देखिए इधर लिखा हुआ है कोर्ट हायरार्की एंड की प्रोसीजर एम्फसाइजिंग द रोल्स ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स इन बिजनेस एंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। उसके बाद फिर हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ लॉ। 2 से 3 घंटे का पोर्शन हमारा इसका है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा लॉ डिराइव कहाँ से हुआ, हमारा लॉ बना कैसे। ऐसे ही थोड़ी किसी ने उठ के अपनी किताब के अंदर लिख दिया कि भाई इस चीज का ये लॉ होना चाहिए, इस चीज का ये लॉ होना चाहिए, और दुनिया पागलों की तरह फॉलो कर रही है। देयर इज अ हिस्ट्री। ठीक है जी,
एक हिस्ट्री है इस चीज के ऊपर कि लॉ कैसे बना, और वो हिस्ट्री कैसे, वो एक एक करके वो लॉस कैसे बुनियाद में है, वो लॉस कैसे दुनिया में, और दुनिया उसको क्यों फॉलो कर रही है, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ। इफ यू आर स्टार्टिंग लॉ, इफ यू आर अ बिगिनर एट लॉ, दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। उसके बाद फिर हम सबसे मजे के टॉपिक पे आएंगे, जो मैं कहता हूँ एक बच्चा सारी जिंदगी भी पढ़ेगा ना, कभी बोर नहीं होगा, दैट इज लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। 10 से 12 घंटे का ये टॉपिक है, ठीक है जी। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस का क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर हमारे पास आ जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, ब्रीच एंड रेमेडीज, टॉर्ट लॉ, नेग्लिजेंस। क्या है सर ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ? कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज बेसिकली एक बंदे ने दूसरे बंदे के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपसे ये चीज खरीदूंगा, उसने बोला मैं आपको ये चीज बेचूंगा, ये हो गया मेरे और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या कॉन्ट्रैक्ट इतना सिंपल होता है? नहीं, उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कैसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को चलाने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के, अंजाम पे पहुंचाने के क्या लॉज एंड रेगुलेशंस है, अगर अंजाम पे ना पहुंचा सके तो क्या लॉज एंड रेगुलेशंस है, अगर कोई झूठा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो क्या लॉज एंड रेगुलेशंस है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के बदले आपने किसी का नुकसान पहुंचा दिया तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हो बगैर अपना काम किए तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये सब हम लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन में पढ़ेंगे। क्यों ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, क्यों मैं कह रहा हूं? बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू योर डेली लाइफ। रोज आप ये करते हैं, जो मैं इसमें पढ़ाऊंगा वो आपकी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इतना इन्वॉल्व होगा कि इफ यू सी टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर, एक बंदे को आप सब्जी खरीदते हुए देखोगे, आपके जहन में आएगा यार लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन यहाँ भी तो अप्लाई हो रहा है। आपके अचानक से जहन के अंदर वो सब्जेक्ट क्लिक करने लगेगा और वो टॉपिक क्लिक करेगा। दिस इज वाई दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। बात आती है टॉर्ट लॉ की। टॉर्ट लॉ इज नॉट अबाउट अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, बट इट इज a natural agreement between two people। मैं और आप हैं, मेरा आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बट उसके बावजूद भी देयर इज अ नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जस्ट बिकॉज मेरे और आपके बीच में बातचीत नहीं हुई कि यार तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इट डजंट मीन आई हैव अ राइट कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊं। दिस इज व्हाट टॉर्ट लॉ टीचेस अस कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी बेवकूफी की वजह से, आपकी सुस्ती की वजह से अगर किसी को नुकसान होता है तो उसके लिए लॉ क्या कहता है, उसके लिए लॉ की क्या टीचिंग्स है, आपको कैसे रोकता है। दिस इज टॉर्ट लॉ। ये भी बड़ा रिलेटेबल है, ये भी बहुत रियल लाइफ से कनेक्टेड है, इसकी एग्जांपल्स भी बहुत रियल लाइफ से कनेक्टेड है। तो आपको सबसे ज्यादा मजा तो इस टॉपिक को पढ़ने में आएगा, और ये तो मेरी गारंटी है कि आपको आएगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज एम्प्लॉयमेंट लॉ। एम्प्लॉयमेंट लॉ, नाम में ही इसकी बात छुपी हुई है कि एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच में जो आपका रिलेशनशिप बनता है उसके रिलेटेड तमाम ही लॉज एंड रेगुलेशंस आपका एम्प्लॉयमेंट लॉ कवर करता है। मैं आज एक अनएम्प्लॉयड बंदा हूं, कल मैं जाके किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय बन जाऊंगा, जिस दिन वो कंपनी मुझे हायर करेगी उस दिन से एम्प्लॉयमेंट लॉ मुझ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, बीइंग एन एम्प्लॉई मुझ पे लॉ ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हैं जो मुझे फॉलो करना है, और मेरा बॉस हु इज एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय कौन है? जो हायर होता है। एम्प्लॉयर कौन है? जो हायर करता है। मेरा बॉस जिसने मुझे हायर किया, जिस दिन वो मुझे हायर करेगा और मैं उसका एम्प्लॉय बन जाऊंगा, एम्प्लॉयमेंट लॉ उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा। अब द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप क्या होता है? की डिस्टिंक्शन बिटवीन एम्प्लॉय एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। एक बंदा जो किसी के अंडर काम कर रहा है और एक बंदा जो अपना ही मालिक है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, उसके बीच में भी बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ गाय हु इज वर्किंग इन अ कंपनी और अ गाय हु इज अ फ्रीलांसर। सही है, दैट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दीज टू। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और आप कैसे डिस्टिंक्ट करोगे कि एक बंदा फ्रीलांसर है या एक बंदा एम्प्लॉय है, ये भी हमने इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। एम्प्लॉयमेंट राइट्स एंड ड्यूटीज। एम्प्लॉयमेंट के क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, मेरे बीइंग एन एम्प्लॉय मेरे हक क्या है, मेरे फर्ज क्या है। इंपॉर्टेंट राइट्स एंड ड्यूटीज सच एज मिनिमम वेज, वर्किंग टाइम, मेरा मिनिमम वेज कितना डिफाइंड है, मेरा वर्किंग टाइम क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या मुझे वर्क एनवायरनमेंट कोई मेरे साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा, कोई बायसनेस तो नहीं हो रही, और क्या मुझे किसी गलत वजह से टर्मिनेट तो नहीं कर दिया गया। ठीक है जी, ये भी इसके अंदर कवर्ड हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं द फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से हमारा शुरू होता है
कॉर्पोरेट लॉ का सेक्शन। ऊपर हम जितना भी पढ़ रहे थे दैट वाज ऑल बिजनेस लॉ। यहाँ से हमारा शुरू होता है कॉर्पोरेट लॉ का सेक्शन, कंपनीज एक्ट का सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है, कंपनी लॉ का सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है कंपनी की फॉर्मेशन। कि भाई पहले तो हमें बता दें कितने तरह के बिजनेस होते हैं और बाकी बिजनेसेस का कंपनी से क्या डिफरेंस है, क्यों हम बाकी बिजनेस को अलग रखते हैं और कंपनी को अलग रखते हैं। बाकी बिजनेसेस कौन से? बाकी बिजनेसेस भाई नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, सोल ट्रेडर होता है, एक बंदा जो अकेले तिजारत कर रहा है, अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है। और क्या होता है हमारे पास पार्टनरशिप भी होती है। पार्टनरशिप क्या भाई, एक बंदा है उसने दूसरे बंदे के साथ मिलकर सोचा कि यार मैं बिजनेस करता हूं, तो दैट दो बंदे जब मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो दैट इज पार्टनरशिप। कंपनी क्या है? कंपनी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। कंपनी इज अ सेपरेट इंडिविजुअल आर्टिफिशियल आइडेंटिटी, कि भाई वो है ही कोई अलग चीज। बनाने वाला बंदा अलग, कंपनी खुद अलग। बनाने वाला बंदा इज नॉट द बिजनेस, बनाने वाला बंदा इज जस्ट अ प्रोमोटर, इज जस्ट अ ओन करने वाला बंदा अलग। शेयर होल्डर, भाई मैं शेयर होल्डर हूं, मेरी एक अलग आइडेंटिटी है, मेरी कंपनी की अलग आइडेंटिटी है। लॉ कंपनी को एक अलग आर्टिफिशियल इंडिविजुअल मानता है कि भाई ये एक अलग चीज है, इसको बनाने वाला एक अलग इंसान है, इसको ओन करने वाला एक अलग इंसान है। क्या इसके बीच की साइंस है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इस सबके बीच में अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट लॉ पे तक के पहुंचने में काफी टाइम है। जब पहुंचेंगे तो इंतहाई डेप्थ में पढ़ेंगे कि भाई कंपनी के ये सारा सिस्टम क्यों बनाया गया और कैसे चलता है। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर करूं, बिजनेस लॉ आपको बड़ा मजे का लगेगा, कंपनी लॉ थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे यार आगे आते आते सर ने बिल्कुल वो मजे करवाने ही छोड़ दिए और बिल्कुल तफरीह ही छोड़ दी और ये वो। कंपनी लॉ इतनी इजाजत ही नहीं देता बंदे को खुलने की कि वो उसके अंदर से तफरीह निकाल सके। कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें बार बार अलग अलग नजरियों से पढ़ने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि आपको कंपनी लॉ के टाइम पे फील हो कि यार अब नहीं पढ़ा जा रहा, दैट इज द मोमेंट यू शुड नो कि यार आपको अभी नहीं छोड़ना, आपको खत्म करना है ये कोर्स और आपको कुछ भी करके पेपर देना है। कंपनी लॉ अजियत वाला होगा, बट अगर आपने कंपनी लॉ का पार्ट पूरा कर दिया, कितनी देर का पार्ट है, 6-8 घंटे यहाँ पे, 5-7 घंटे यहाँ पे, 8-10 घंटे यहाँ पे, 5-7 घंटे यहाँ पे, मतलब आप समझे आपका 40% कोर्स इज कंपनी लॉ। तो जब आप 60% कोर्स तफरी में खत्म कर रहे हो तो 40% थोड़ा सा दिल को मार के पढ़ लेना। अगर वो तुमने निकाल लिया कंपनी लॉ का पार्ट तमीज से पढ़ के, तो फिर तुम्हारा पेपर इंशाल्लाह निकल जाएगा। कोई भी ये बेवकूफ़ी मत करना कि यार कंपनी लॉ में मज़ा नहीं आ रहा, कंपनी लॉ छोड़ देता हूँ, कंपनी लॉ स्किप कर देता हूँ, इसके अलावा कुछ और पढ़ लेता हूँ। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा जी, कंपनी लॉ का पोर्शन के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारी कंपनी बनती कैसे। फिर हमने पढ़ा कि जो हम कंपनी बनाएंगे उसके अंदर पैसा पूसा कैसे डालेंगे, फाइनेंस कैसे करेंगे उस कंपनी को, उस कंपनी के फाइनेंसेस कैसे चलते हैं, कौन पैसा डालेगा, कहां से पैसा आएगा। फिर हम पढ़ेंगे उस कंपनी के अंदर पैसा आ गया, बन गई, मैनेज कौन करेगा भाई, मैनेजमेंट के लिए उसके अंदर वहां पर डायरेक्टर्स आ जाते हैं, डायरेक्टर जो हमारी कंपनी मैनेज करते हैं। कंपनी मीटिंग्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कंपनी की मीटिंग्स वगैरह होती है उस सब के बारे में हम बात करेंगे, कितनी तरह की मीटिंग्स होती है, कब कब वो मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स को करने का तरीका क्या है, हर तरह की चीज हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा इंसॉल्वेंसी लॉ। इंसॉल्वेंसी लॉ सर पहली दफा सुन रहे, क्या होता है भाई, एक कंपनी जब डाइल्यूट होने जाती है, एक कंपनी जब डिसॉल्व होने जाती है, एक कंपनी जब खत्म होने जाती है, जब वो सिंपल जबान में बंद होने वाली होती है, उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी। सॉल्वेंट कंपनी मतलब जिसके पास पैसा है आगे चलने के लिए। इनसॉल्वेंट कंपनी मतलब बिल्कुल पैसे खत्म, अब कंपनी की जेब में एक रुपया भी नहीं है, अब वक्त आ गया कंपनी के बंद होने का। इस दौरानिए में जब कंपनी बंद होने जा रही होती है, वो भी कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता, उसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी होती है जिसके अंदर मल्टीपल लॉज के प्रोविजंस आके रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो हर काम स्ट्रीमलाइन करने के लिए कंपनीज एक्ट ने कुछ चीजें बताई हुई कि कंपनी अगर आप डिसॉल्व भी कर रहे हो, बंद भी कर रहे हो, तो दैट शुड हैपन इन अ लीगल फॉर्मल वे विच इज डिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट। ओके, ठीक हो गया जी।
उसके बाद एक लास्ट हमारा टॉपिक आता है कॉर्पोरेट फ्रॉडलेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड बिहेवियर, कि भाई कंपनीज के अंदर जब किस तरह के फ्रॉड होते हैं, किस तरह के क्राइम होते हैं, किस तरह के कंपनीज के अंदर कंपनीज लोगों को पागल बनाती है, लोग कंपनी के अंदर काम करके कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे रिलेटेड तमाम ही जो भी चीजें हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लीगल सिस्टम, कहाँ पे आएंगे? लॉज और ऑब्लिगेशन पे आएंगे, फिर वहां से एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, फिर वहां से डायरेक्ट कंपनी के अंदर चले आएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, पार्टनरशिप आपका इसके अंदर मिसिंग है। बट ये जो द फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसी के अंदर एक चैप्टर आपका पार्टनरशिप भी आएगा, जिसके अंदर आपका क्या डिस्कस होगा, इसके अंदर आपका पार्टनरशिप लॉ डिस्कस हो जाएगा। पार्टनरशिप लॉ इतना कोई डिटेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि उसको पता क्या मजा आता है, उसको मजा आता है आपको इस चीज में घुमाने का कि एक पार्टनरशिप लॉ और एक कंपनी के अंदर क्या फर्क है। वो आपको कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप लॉ के बीच पे घुसाएगा, क्योंकि अक्सर बच्चा कंफ्यूज इस बात पे हो जाता है कि यार कौन सी अरेंजमेंट एक कंपनी, कौन सी अरेंजमेंट एक पार्टनरशिप है। इन्हीं दोनों के साथ एक और चीज भी आती है आपकी एजेंसी लॉ, ये भी उसी टॉपिक के अंदर एक चैप्टर आएगा जो कि आपका कवर होगा। एजेंसी लॉ में ये होता है, एक प्रिंसिपल है, एक नॉर्मल बंदा है जो अपना बिजनेस कर रहा है, उसने अपने अंडर एक बंदा रखा हुआ है काम के लिए एज एन एजेंट, ठीक है जी। तो उसने, और वो उसको इतनी अथॉरिटी दे देता है कि यार तू मेरे नाम पे डीलिंग कर, जो डीलिंग होगी वो मैं करूंगा, बस जाके तू उस बंदे से जाके डील कर ले, तूने डील कर ली, उसके बाद फिर मुझे बता दियो जो डील एग्जीक्यूट करनी है वो मैं करूंगा। तो मैंने उसको अपना एजेंट बना के काम करने के लिए भेज दिया, ठीक है जी। वो एजेंट अपना कमीशन लेगा, काम करेगा, चला जाएगा। अक्सर कंफ्यूजन कहां पे आ जाती है कि इज ही एन एजेंट, अक्सर कंफ्यूजन यहां पे आ जाती है कि क्या ये एक एजेंट है या ये एक पार्टनर है। इस पे भी बड़ा मजा आता है आपके लॉ के एग्जामिनर को घुमाने में, कि वो एजेंट को पार्टनर बना के, पार्टनर को एजेंट बना के आपके सामने रख देगा और आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार ये एजेंट है या पार्टनर है, ठीक है। तो इसको भी हम कवर करेंगे। एक और चीज जिस पर आपके एग्जामिनर को बड़ा मजा आता है खेलने में, वो है लैटिन टर्मिनोलॉजीज। पेपर के अंदर, आपके कोर्स के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी जो कि लैटिन में होंगी, लैटिन जबान में होंगी, सॉरी। तो उन टर्मिनोलॉजीज के साथ बच्चे अक्सर पता क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जाने देते हैं। सर बता रहे हैं कि भाई ये लैटिन टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब ये, बच्चा बोलता है अरे यार ऐसे ही बता रहा है, जाने दे, आगे बढ़ा आगे बढ़ा। पेपर में जब वो आता है ना तो वो अफसोस पे पड़े आते हैं कि यार ये लिखा क्या है, ये तो सर ने कभी पढ़ा ही नहीं था, सर ने तो इंग्लिश जबान में पढ़ाया था, लैटिन जबान की चीज कहाँ से आ गई। तो भाई कोर्स के बीच में जब भी लैटिन का कोई वर्ड आएगा उसका मतलब आपको बताया जाएगा, खुदारा उस मतलब को एक जगह पे लिस्ट करके लिख लेना। जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड लिखो, उसका मतलब जो बताया वो अपनी जबान में लिख लो और उसको जहन में रख के जाना, ताकि जब वो एग्जाम में पूछे तो तुम्हें मसला ना हो। आजकल वो इन चीजों के ऊपर बहुत खेल रहा है सॉरी। तो जी ये थी हमारी कोर्स आउटलाइन, ठीक है जी। अब हमने आज क्या क्या बात की, जरा थोड़ा सा क्विक रिवीजन रख लेते हैं बिफोर एंडिंग इट। आज के सेशन को एंड करने से पहले हमारा F4 बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ पोर्टल हमें मिलेगा, पोर्टल के अंदर लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर्स के साथ साथ हमें समरीज, मॉक्स टेस्ट और हैंडआउट्स मिलेंगे। उसी के साथ साथ उसका कोई गूगल ड्राइव का लिंक भी हमें दिया जाएगा। कहाँ पे? व्हाट्सएप के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये गूगल ड्राइव का लिंक दिया जाएगा, जहाँ पे आप जाके एक्सेस रेज करेंगे, मैं एक्सेस अप्रूव करूंगा, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है जी। कंटेंट हम 40 to 45 आवर्स में क्या क्या कवर करेंगे, हम कंटेंट कवर करेंगे बीपीबी की बुक से। मैंने बीपीबी बुक का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि सबसे अच्छा और मुश्किल कंटेंट वहीं पे मिलता है, और जब मैं आपको सबसे अच्छा और मुश्किल कंटेंट आसान करके पढ़ा दूंगा ना, फिर दुनिया की कोई भी चीज आपके सामने आ जाएगी, आपको मुश्किल नहीं लगेगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा ही आसान तो मुश्किल चीज आपको डरा देगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा ही मुश्किल चीज आसान करके, आपके सामने एक खतरनाक चीज रखूंगा, फिर उसको मेकअप वेकअप करके एक पसंदीदा चीज बना के बिल्कुल आपके सामने रख दूंगा। जब आप उससे कंफर्टेबल हो जाओगे ना, फिर पेपर की भी टफनेस आपको नहीं डरा सकती, ठीक है जी। इसलिए मैंने इंतखाब किया है इस बुक का। अच्छा जी, इस बुक के साथ साथ मैं कैपलान की बुक नहीं, कैपलान की किट पूरी आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। बुक भले आपको पढ़नी है नहीं पढ़े, मैं मना भी नहीं करता, मैं हाँ भी नहीं बोलता, बट आपको बीपीपी में पूरी पढ़ाऊंगा, बीपीपी की किट सॉल्व कराऊंगा, कैपलान की किट सॉल्व में करवाऊंगा। आपका क्या फर्ज बनता है, ये दोनों सॉल्व करने के बाद एक दफा खुदारा स्टडी अप के एमसीक्यूज देख लेना, स्टडी अप के एमसीक्यूज देख के चले आना, कोई उसके बाद तो मैं मान ही नहीं सकता किसी को कोई परेशानी हो, ठीक है जी। अच्छा, लिंक के बाद हमने बात की थी कि भाई जिसका F1 F2 F3 नहीं पास, वो पहले वो पास करे फिर F4 में,
ठीक है जी, ये गलती मत करना। पोर्टल पे लॉक होगा, चेक कर लो पोर्टल पे लॉक है कि नहीं है, उसके बाद फिर आना। उसके बाद फिर हमने बात की कि भाई इस कोर्स के अंदर क्या है, इस बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ के सब्जेक्ट के अंदर क्या है। मैंने आपको बताया था, आप कहीं भी जाओगे आपको एक रूल बुक थमाई जाएगी कि इधर चलने के, इधर रहने के आदाब ये हैं। इसी तरीके से जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको एक बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ की बुक थमाई जाती है कि भाई अगर तुम्हें बिजनेस करना है, अगर तुम्हें कंपनी चलानी है तो ये कुछ आदाब फॉलो करने पड़ेंगे, वरना तुम्हें क्या होगा, तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, तुम्हारा बिजनेस बंद कर दिया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम सुकून से बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, लॉ आसान है या मुश्किल है, दोनों में नहीं है। मुश्किल किसके लिए? जिसकी कॉन्सेप्ट पे ग्रिप नहीं है, टर्मिनोलॉजी पे ग्रिप नहीं है, इंग्लिश पे ग्रिप नहीं है। आसान किसके लिए? वाइस वर्सा, जिसकी कॉन्सेप्ट पे ग्रिप है, जिसकी टर्मिनोलॉजी पे ग्रिप है और जिसकी इंग्लिश पे ग्रिप है, उसके लिए ये सब्जेक्ट आसान है। आगे बढ़ते फिर हमने एक कोर्स पूरा इसका देखा, कवर किया कि कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक छोटा छोटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया ताकि आपकी हाई हेलो हो जाए, आप वाकिफ हो जाए इन चीज़ों से, आप बातें कर लें इन सब्जेक्ट से कि भाई अच्छा आपके अंदर ये, चले ठीक है मैं आपके पास आता हूँ सुकून से आपको पढ़ने के लिए। हमने आपको एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन करा दिया, बता दिया कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने में, इस कोर्स को। इसकी मार्क्स वेटेज भी मैंने यहाँ पे लिख दी है कि ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये पेपर में अमूमन इस मार्क्स वेटेज के हिसाब से टेस्ट किए जाते हैं। हर चीज़ आपके सामने आज हमने खोल के रख दी ताकि आप ये जहन बना सकें कि आपको इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। इसके अलावा अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, सब्जेक्ट पढ़ते हुए कोई क्वेरी है, सब्जेक्ट को समझने में कोई क्वेरी है, पेपर रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन आस्क मी अबाउट इट, और मैं आपको हर वक्त अवेलेबल हूँ गाइड करने के लिए। सॉरी, आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछ लें कि भाई सर कितने टाइम में जवाब दे देते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ मच आई एम अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट्स। इट्स नॉट बिकॉज मैं फारिग हूँ, सही है, इट इज़ जस्ट बिकॉज मेरी ये जिम्मेदारी है कि जब आपने मेरे पास एडमिशन लिया है तो आप और किससे पूछने जाओगे? ऑब्वियस सी बात है मेरे पास ही पूछने आओगे। अक्सर बंदे चिढ़ जाते हैं कि यार इतनी आसान चीज़ बंदा चैट जीपीटी से पूछ ले। अगर चैट जीपीटी से ही पढ़ना होता तो फिर उसी पे एडमिशन ना ले लेते। आपने एडमिशन मुझसे लिया है, कहीं किसी एआई से पूछने की ज़रूरत नहीं। आप मुझसे पूछो, मैं आपको हमारी आसान वाली ज़बान में हर चीज़ समझाऊंगा ताकि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है जी, व्हाट्सएप का नंबर कहाँ से मिलेगा जी? आप जैसे ही एडमिशन लेंगे, ग्रुप के अंदर ऐड होंगे, व्हाट्सएप में मैं एडमिन के तौर पर ऐड होऊंगा, वहाँ पर मेरा नाम और मेरा नंबर आपके सामने मौजूद होगा, तो आप उससे मुझे आराम से कांटेक्ट कर सकते हो। और आप जब भी कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह आपको विद इन अ फ्यू टाइम, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में आपको वो जवाब मिल जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको जवाब मिलेगा ही। अच्छा जी, नाउ दोज हु आर इन दिस सेशन, अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट का हम टाइम रखते हैं, किसी को कोई सवाल पूछना है, उसके बाद वी एंड दिस सेशन। चले जी, देन वी आर एंडिंग दिस सेशन। आई होप आप लोगों की क्वेरीज नहीं होंगी, अगर हैं भी तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन एंड वी विल मीट इन आवर फर्स्ट क्लास। सी यू देयर। अल्लाह हाफिज़।